Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6. Today we'll continue our chapter number 1 which is operating system. आज जो topics हमने cover करने हैं they are multi-threading, multitasking, multi-programming and multi-processing. सबसे पहले हमने understand करना है multi-threading का concept. थ्रेड का मैंने आपको बताया था थ्रेड क्या होता है एक प्रोसेस को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है एक थ्रेड बन जाता है ठीक है और मल्टी का मतलब क्या है मैनी तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या मुराद हुआ मैनी थ्रेड्स ठीक है अब ये थ्रेड्स कैसे बनते हैं कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ये हमने मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में हमने देखना है एक और हमारे पास यहाँ पे है मल्टीटास्किंग तो मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग का डिफरेंस बेसिकली स्टडी करेंगे इसके अंदर Multi-threading is a process of executing multiple threads simultaneously. Simultaneous का मतलब क्या होता है एक साथ एक ही वक्त में एक से ज्यादा थ्रेड रन करें रन करने का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट करें एग्जीक्यूट करना क्या होता है कि सीपीयू के ऊपर थ्रेड्स को एक साथ हम लोग रन करें T1 आए ठीक है T1 के बाद उसके T2 आए मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ उसको सीपीयू का टाइम देना है इसमें अब हम एक प्रोसेस को ना थ्रेड का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जैसे कि हमारे पास MS वर्ड है ठीक है ये एक सॉफ्टवेयर है ये एक प्रोसेस है इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जैसे हम लोग सबसेट्स बनाते हैं ना इसी तरह हम लोग एक प्रोसेस के क्या करते हैं थ्रेड्स बनाते हैं अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया T1 और T2 अगर मैं अब इस T1 और T2 दो थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करूं ठीक है बाय एग्जीक्यूटिंग आई इट मींस के सीपीयू इन थ्रेड्स पर प्रोसेसिंग करे इन पर काम करे तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल हम लोग जैसे MS वर्ड के ऊपर हम लोग कुछ भी लिखते हैं ठीक है ऐसे मैं कुछ भी MS वर्ड पे लिखूंगी मैं आपको करके दिखाती हूँ वेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है ठीक है अब इस वर्ड की ये वर्ड का एक प्रोसेस है इस प्रोसेस को आगे दो हिस्सों में हमने अभी फिलहाल डिवाइड कर दिया एक प्रोसेस क्या कर रही है कि लिख रही है आई एम अ गर्ल या कुछ भी दिस इज अ डॉक्यूमेंट दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ ओह ये देखें अब मैंने क्या किया एक थ्रेड क्या करे कि लिख रहा है और बैक एंड पे एक और हमारे पास थ्रेड चल रहा है जो क्या देख रहा है स्पेलिंग्स को चेक कर रहा है उसने देखा कि अभी तक सारे स्पेलिंग्स ठीक जा रहे हैं ओके फाइन लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ के स्पेलिंग क्या हो गए गलत हो गए तो ये वर्ड का एक फीचर है क्या फीचर है स्पेल चेक वो चेक करता है कि स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक आ जाए एरर आ जाए तो यूजर को नोटिफाई करते तो स्पेल चेक हमारे पास एक थ्रेड है और दूसरा थ्रेड हमारे पास कौन सा है राइटिंग का टाइपिंग का ओके टाइपिंग एंड स्पेल चेक एक साथ चल रहा है साइमल्टेनियसली चल रहा है तो MS वर्ड के आगे इस एग्जांपल में हमने दो थ्रेड्स देखे एक स्पेल चेक का और दूसरा टाइपिंग का आई होप आपको अंडरस्टैंड अब हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल नेक्स्ट हमने देखना है कि मल्टी थ्रेडिंग करने से हमें फ़ायदा क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे कि सीपीयू का टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है ठीक है एक थ्रेड दूसरी थ्रेड ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू एक साथ इन दोनों पर काम कर रहे हैं तो सीपीयू को फ्री टाइम नहीं मिल रहा ठीक है
तो सीपीयू की हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने सारे काम सीपीयू से एक साथ करवा रहे हैं और सीपीयू को हम फारिग नहीं बैठने दे रहे। ठीक है, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? एक सिंगल प्रोसेस को आगे मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देना। अब मल्टी थ्रेडिंग में ये काम होता कैसे है? हमारे पास एक थ्रेड T1 है, एक थ्रेड T2 है। सीपीयू क्या करेगा? बहुत तेजी से इस T1 और T2 के दरमियान स्विचिंग करेगा। ओके, सीपीयू स्विचेस बिटवीन द थ्रेड्स फ्रीक्वेंटली। ओके, पहले वो सीपीयू जल्दी से T1 को टाइम देगा, फिर T2 को टाइम देगा, फिर T1 को टाइम देगा, फिर T2 को टाइम देगा, और इतने स्मॉल इंटरवल के लिए वो एक को और दूसरे को टाइम देगा। इतनी स्मॉल इंटरवल में वो स्विचिंग कर रहा होगा कि हमें लगेगा कि दोनों थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट हो गए हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा कि एक थ्रेड एक सीपीयू को असाइन कर दिया जाएगा और दूसरा थ्रेड दूसरे सीपीयू को असाइन कर दिया जाएगा। और ये बात याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, इसी को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किए, T1 और T2। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस को के पास एक सिंगल मेमोरी यूनिट होता है। हर प्रोसेस को मेमोरी असाइन की जाती है, रैम असाइन की जाती है। लेकिन जब ये प्रोसेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, T1 में एंड T2 में, तो इनकी रैम अलग अलग नहीं होगी, ये दोनों इस मेमोरी को शेयर करेंगे। तो थ्रेड्स क्या करते हैं? मेमोरी को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है MS वर्ड की, मैं आपको दे चुकी हूँ। वेब सर्वर्स की एग्जाम्पल देती हूँ। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? हम लोग जैसे गूगल पे कोई क्यूरी करते हैं हम लोग, ठीक है, तो गूगल के हमारे पास सर्वर्स हैं। अब एक यूजर ही नहीं क्यूरी कर रहा, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स इस वेब सर्वर से क्यूरी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, गूगल में मैंने लिखा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, एक और आपने बैठ साथ ही उधर लिख दिया कि व्हाट डज इट मीन बाय नेटवर्क्स। ठीक है, व्हाट इज अ नेटवर्क, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम सब ने डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज उसको दे दी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर दिए, तो वो क्या करेगा, एक मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, इसका अलग थ्रेड बना लेगा, आपके क्वेश्चन का अलग थ्रेड बना लेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अलग थ्रेड बनाएगा और देन उसको सीपीयू टाइम देगा साइमल्टेनियसली और हमें रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं सर्वर से की जाती है, फॉर एग्जांपल गूगल से जितनी भी रिक्वेस्ट की जाए या कोई भी और सर्वर है कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, उससे कोई भी ओवर द वेब, उससे कोई भी रिक्वेस्ट की जाए, तो हर रिक्वेस्ट क्या होगी, एक डिफरेंट थ्रेड के थ्रू हैंडल होगी। नेक्स्ट हमने देखना है मल्टी टास्किंग क्या होता है। आई होप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछना। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी मैं मल्टी थ्रेडिंग को बता के, मल्टी टास्किंग को बता के इन दोनों का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में था कि मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। जैसे एक प्रोसेस है, इसके आगे थ्रेड्स हैं, ठीक है, तो वो थ्रेड्स हमारे पास साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है। मल्टीटास्किंग में क्या है कि मल्टीपल टास्क, टास्क में यहाँ पे मतलब है प्रोसेस। ठीक है, जैसे एक टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, इंडिपेंडेंट टास्क, ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम शेयरिंग का। ठीक, एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि सीपीयू के ऊपर रन हो रहे हैं। अब हमारे पास तीन टास्क हैं या मल्टीपल टास्क, मोर देन वन टास्क, वो सीपीयू उन पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है। वो काम कैसे करेगा? टाइम शेयरिंग के थ्रू। टाइम शेयरिंग क्या होती है? यहाँ पर टाइम शेयरिंग होती है कि अगर उसने प्रोसेस 1 को 2 सेकंड दिए, ठीक, तो फिर वो प्रोसेस 2 को क्या देगा? टास्क 2 को 2 सेकंड, फिर टास्क 3 को 2 सेकंड,
फिर टास्क 1 को 2 सेकेंड, फिर टास्क 2 को 2 सेकेंड, फिर टास्क 3 को 2 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 को चाहिए 10 सेकेंड, ठीक है, टास्क 2 को चाहिए 10 सेकेंड और टास्क 3 को भी चाहिए 8 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि प्रोसेस 1 10 सेकेंड में कंप्लीट होगी, प्रोसेस 2 को भी 10 सेकेंड चाहिए, प्रोसेस 3 को भी 10 सेकेंड चाहिए। तो सीपीयू क्या करेगा, पहले 2 सेकेंड के लिए 1 को देगा, फिर 2 सेकेंड के लिए 2 को, फिर 2 सेकेंड के लिए 3 को, P1 P2 P3, ठीक है। फिर वो P1 को देगा, फिर P2 को देगा, फिर P3 को देगा, जब तक P1 के 10 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक, वो P1 को भी देता रहेगा। सबके टाइम तक कंप्लीट नहीं होते तो सीपीयू इन सबको टाइम देता रहेगा जब तक कंप्लीटली रन ना हो जाए। ओके, तो सीपीयू क्या करता रहेगा, इन प्रोसेसेस के दरमियान स्विचिंग करता रहेगा। अब असल में यहाँ पे मैं 2 सेकंड्स कह रही हूँ, 2 सेकंड्स नहीं होता, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत छोटा टाइम होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 2 माइक्रो सेकंड्स या इससे भी कम। इतनी तेजी से स्विचिंग हो रही होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास फास्ट स्विचिंग होती है। और जैसे मैंने पहले कहा था सीपीयू स्विचेस बिटवीन थ्रेड्स फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे सीपीयू स्विचेस बिटवीन प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली। प्रोसेस क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट टास्क होता है, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस का पार्ट होता है। मल्टी थ्रेडिंग में इन पार्ट्स को सीपीयू टाइम दे रहा था, इसके इनके दरमियान थ्रेडिंग कर रहा था। यहाँ पर इन प्रोसेसेस के दरमियान सीपीयू स्विचिंग कर रहा है। एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस को अलग मेमोरी अलॉट होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। थ्रेड आगे से उसी का हिस्सा होती है, इसलिए वो सारे के सारे ये T1 T2 T3 एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, तो ये सारे के सारे इस मेमोरी को शेयर करेंगे। OS keeps track of where the users are. फॉर एग्जाम्पल पहले P1 रन हो रही थी, ठीक है, 2 सेकंड के लिए रन हुई, 8 सेकंड के लिए अभी उसको टाइम चाहिए, टोटल 10 सेकंड इसने काम करना था। तो फिर सीपीयू ने स्विच कर दिया P2 की तरफ, अब P2 रन हो गई है, होना स्टार्ट होगी, ठीक है, P2 रन हुई 2 सेकंड। अब जो प्रोसेस 1 है इसको 8 सेकंड चाहिए, इसने अपना थोड़ा सा काम कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल इसने इतना काम करना था, इसने इतना काम कर लिया था, बाकी 8 सेकंड का काम इसका रहता था, ठीक है। 8 सेकंड का काम रहता था तो सीपीयू किसकी तरफ चला गया, P2 की तरफ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का ख्याल रखता है, इस चीज़ का ट्रैक रखता है कि प्रोसेस 1 कहाँ से छोड़ा गया। अब उसको ये पता होगा कि प्रोसेस 1 इस पॉइंट से छोड़ा गया और उसने सीपीयू ने प्रोसेस 1 पर इधर से काम करना कंटिन्यू करना है यहाँ से, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग का डिफरेंस भी आपको इंशाल्लाह पता चल चुका होगा अब तक, और कॉन्सेप्ट भी पता चल चुका होगा। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम इसमें एग्जीक्यूट होता है, मतलब सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, ये मेरे पास मेमोरी है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4। ये सारे के सारे हमारे मेमोरी में पड़े हुए हैं और ये हमारे पास सीपीयू है। अब सीपीयू एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल P1, जब तक P1 पे काम करना कंप्लीट नहीं हो जाएगा सीपीयू P2 पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ओनली वन प्रोग्राम at a time. In multi-programming, many programs are loaded in the memory, but CPU only executes one program at a time. और ये other programs wait until the previous program is executed out or blocked, ठीक है। executed out का मतलब क्या है कि
इसने सारा का सारा इसके ऊपर काम कर लिया, P1 के ऊपर काम कर लिया, P1 को और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तब तक CPU P1 पे काम करता रहेगा। या फिर P1 को अब CPU की जगह किसी और चीज की जरूरत पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, उसके अंदर हमारे पास प्रिंट का काम आ गया। पिछला सारा काम CPU का काम था, लेकिन प्रिंट का काम तो CPU का नहीं है, तो प्रिंटर का काम है। तो इस पॉइंट पर P1 ने CPU को खुद छोड़ देगा और प्रिंटर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, प्रोसेस 1 ने CPU को खुद छोड़ा क्योंकि उसको किसी और चीज की जरूरत पड़ गई थी, वो प्रिंटर की तरफ चला गया। अब CPU फ्री हो गया, अब P2 को इजाजत है कि वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, जब प्रिंटर का काम खत्म हो जाएगा तो CPU क्या करेगा, P2 को वापस भेज देगा और दोबारा P1 पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, CPU एक प्रोसेस के ऊपर काम करता रहता है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो या फिर वो प्रोसेस खुद ही छोड़ के ना चली जाए। ओके, और ब्लॉक्ड का मतलब यहाँ पर ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी जो बुक में दी हुई है, व्हेन अ यूजर लोड्स प्रोग्राम 1, कोई MS वर्ड का एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है और साथ कोई C++ का कंपाइलर स्टार्ट करता है। ठीक है, तो CPU क्या करेगा, खाली एक प्रोग्राम को एक टाइम एग्जीक्यूट करेगा, या तो MS वर्ड को रन करेगा या फिर वो C लैंग्वेज के कंपाइलर को। ओके, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, पेंट और MS वर्ड भी हो सकता है, खाली एग्जाम्पल दी हुई है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमने अगर एक प्रोग्राम को तेज चलाना चाहते हैं, ठीक है, अगर P1 पे काम करना चाहती हूँ तो CPU सारा का सारा काम क्या करेगा, P1 पे ही कर रहा होगा, तो मेरा ये P1 जो है ये बहुत तेजी से चलता रहेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने P1 को क्या करना था, पहले कोई भी चीज जब एग्जीक्यूट करनी होती है तो उसको पहले मेन मेमोरी में आना होता है। ठीक है, फिर मेन मेमोरी से वो CPU की तरफ जाती है। ओके, कोई भी चीज जब उसको रन होना होता है वो पहले मेन मेमोरी में आती है, रैम जिसको हम कहेंगे। ठीक है, एंड देन वो CPU के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। अब एक प्रोग्राम 1 है, इसको एग्जीक्यूट होना है और ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, बेशक ये बड़ा है छोटा है, इसको आना है मेन मेमोरी के अंदर तभी एग्जीक्यूट हो सकेगा। कभी कभार मेन मेमोरी में हमारी सारी रैम जो है फुल हुई भी होती है और उसमें जगह नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें मेन मेमोरी में ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि प्रोग्राम 1 ने फुली एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, पूरा एग्जीक्यूट होना है, इसको पूरे के पूरे को मेन मेमोरी में आना है, तो हमारे पास मेन मेमोरी में जगह कम पड़ सकती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए आपको रैम ज्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज हमारा क्या होगा, सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी मीन्स मैनी, प्रोसेसिंग मीन प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे पास क्या है, CPU। तो मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास एक से ज्यादा CPUs होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, CPU हमारे पास ज्यादा है, इसको मैं सर्कल्स में CPU बना रही हूँ और इसमें OS बना रही हूँ, और ये हमारी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तीन प्रोसेसेस हैं, इन तीनों ने एग्जीक्यूट होना है। तो फर्स्ट प्रोसेस को एक CPU असाइन कर देंगे, सेकंड को दूसरा एंड थर्ड को तीसरा CPU। इस तरह हमारे जो काम है बहुत फास्टली, बहुत तेजी से हो जाएगा। ओके, तो मोर देन वन CPU, एबिलिटी of operating system to execute more than one process simultaneously on a multiprocessor machine. So I hope आप सबको समझ आ गया होगा। Thank you so much. अगर कोई questions हैं तो ask and good luck. अल्लाह हाफिज।